आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन जिनकी सोच की गहराई शायद हम पूरी तरह से नहीं जानते। अरस्तू। अरस्तु। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनके जीवन और उनके मुख्य विचारों की एक झलक देते हैं। और आज हमारी कोशिश यही समझने की होगी कि प्लेटो का ये शिष्य और सिकंदर महान का ये गुरु आज भी इतना जरूरी क्यों है। ये जो आपने कहा ना, प्लेटो का शिष्य और सिकंदर का गुरु, ये एक असाधारण संयोजन है ना? एक तरफ है प्लेटो, जो मानते थे कि असली दुनिया तो विचारों की है, ये दुनिया तो बस एक परछाई है। और दूसरी तरफ दुनिया जीतने निकला सिकंदर, जो हकीकत को बदलने निकला था। और इन दोनों के बीच की कड़ी अरस्तु, यही चीज ज्ञान और शक्ति के इस संगम को और भी दिलचस्प बना देती है। तो कहानी की शुरुआत ही दिलचस्प है। ये सफर शुरू कैसे हुआ? क्या वो हमेशा से एक दार्शनिक थे? नहीं, हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि इसकी जड़ें उनके बचपन में है, उनके माहौल में। अच्छा। उनका जन्म उत्तरी ग्रीस के एक शहर स्टैगिरा में हुआ था और उनके पिता निकोमाकस वो मैसेडोनिया के राजा के निजी चिकित्सक थे। ओहो, एक डॉक्टर के बेटे थे। जी। और इसी माहौल ने शायद उनमें जीव विज्ञान और चिकित्सा में मतलब एक गहरी दिलचस्पी जगाई। वहां सिर्फ हवा में बातें नहीं होती थी, हर चीज को असल में देखना, परखना, समझना, वो जमीन से जुड़ा काम था। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि एक प्रैक्टिकल दुनिया से उनका परिचय बचपन में ही हो गया था। बिल्कुल। तो उनके पिता की क्लिनिक में जो बीज बोया गया था, चीजों को जैसा है वैसा देखने का, वही बीज, बिल्कुल वही बीज आगे चलकर उनके दर्शन का आधार बना। और फिर 17 साल की उम्र में वो एथेंस चले गए, प्लेटो की एकेडमी में। हाँ, और वहाँ लगभग 20 साल तक रहे। ये बहुत लंबा समय है। बहुत लंबा। पहले एक छात्र के रूप में और फिर एक शिक्षक के रूप में उन्होंने प्लेटो के आदर्शवाद को बहुत करीब से समझा। लेकिन शायद उसी माहौल में उन्हें ये भी महसूस हुआ कि सिर्फ अमूर्त विचारों से दुनिया नहीं चलती। मतलब आप सिर्फ कुर्सी के आइडिया पर बैठ नहीं सकते, आपको असली कुर्सी चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आया, जब राजा फिलिप द्वितीय ने उन्हें अपने 13 साल के बेटे सिकंदर को पढ़ाने के लिए बुलाया। ये सोचना ही कमाल का है। एक तरफ वो भावी सम्राट को पढ़ा रहे हैं जो दुनिया का नक्शा बदलने वाला था। हाँ। और दूसरी तरफ उनके अपने गुरु प्लेटो की शिक्षाएं थीं जो इस दुनिया को एक भ्रम मानती थी। निश्चित रूप से ये उनके विचारों के विकास के लिए एक अद्भुत दौर रहा होगा। उन्होंने सिकंदर को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया, बल्कि नैतिक और राजनीतिक शिक्षा भी दी। मतलब एक तरह से दर्शन को सत्ता के गलियानों तक ले जाना। हाँ, ये सिखाने की कोशिश थी कि एक शासक सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि गुणी और विवेकपूर्ण कैसे हो सकता है। सिकंदर को पढ़ाने के बाद अरस्तु एथेंस लौट आए और 335 ईसा पूर्व में अपना खुद का स्कूल खोला, लाइसियम। हाँ। यहाँ एक बड़ी मजेदार बात है, उनके स्कूल के सदस्यों को पेरिपेटेटिक्स कहा जाता था। ये नाम थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, और इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प वजह है। पेरिपेटेटिक्स का मतलब हुआ घूमने फिरने वाले। ऐसा इसलिए क्योंकि अरस्तु अक्सर एक ढके हुए रास्ते पर, जिसे पेरिपेटोस कहते थे, वो टहलते हुए अपने छात्रों से चर्चा करते थे और लेक्चर देते थे। ये सीखने का एक बहुत ही गतिशील मतलब इंटरैक्टिव तरीका था। यानी चलते फिरते पढ़ाई। तो आज की वॉकिंग मीटिंग्स का आइडिया कोई नया नहीं है। नहीं, इसका क्रेडिट अरस्तु को जाता है। और लाइसियम सिर्फ एक स्कूल नहीं था, वहां उस दौर के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था। ये तो एक रिसर्च सेंटर जैसा था। बिल्कुल। हाँ। और यही उनका प्लेटो की अकादमी से एक बड़ा अंतर दिखता है। अकादमी में ध्यान मुख्य रूप से गणित और अमूर्त दर्शन पर था, लेकिन लाइसियम एक ऐसी जगह थी जहां ज्ञान को इकट्ठा किया जाता था, उसे व्यवस्थित किया जाता था और फिर उस पर बहस होती थी। उन्होंने अपने छात्रों को अलग अलग विषयों पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया, जीव विज्ञान से लेकर राजनीति, ड्रामा, खगोल विज्ञान, सब कुछ। ये आधुनिक विश्वविद्यालयों की नींव रखने जैसा था। तो चलिए अब उनके कुछ बड़े विचारों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं तर्कशास्त्र से, लॉजिक से। उन्हें औपचारिक तर्कशास्त्र का संस्थापक माना जाता है। यह तो बहुत बड़ी बात है। और ये बात बिल्कुल सही है। उनका सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत था सिलोजिज्म। हाँ, ये तर्क का एक ऐसा रूप है जहां आप दो आधार वाक्यों से, मतलब दो बातों से, एक तार्किक निष्कर्ष निकालते हैं। इसका कोई उदाहरण? हाँ, क्लासिक उदाहरण है, सभी इंसान नश्वर हैं। सुकरात एक इंसान है, इसलिए सुकरात नश्वर है। हाँ, ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। मतलब आज के जमाने में तो ये ऑब्वियस है, उस वक्त इसमें क्रांतिकारी क्या था? ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं था, ये सोचने के तरीके में एक क्रांति थी।
अच्छा। इससे पहले तर्क और बहस ज्यादातर भावनाओं पर, कविताओं पर, मिथकों और बयानबाजी पर आधारित होते थे। अरस्तू ने तर्क को एक व्यवस्थित ढांचा दिया, एक विज्ञान का रूप दिया। उन्होंने दिखाया कि किसी तर्क की वैधता उसके स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है, ना कि इस पर कि वो सुनने में कितना अच्छा लगता है। वाह, ये सोचने के तरीके को एक तरह से गणितीय सटीकता देने जैसा है। बिल्कुल। इसने दर्शन को कवियों और राजनेताओं के हाथ से निकालकर एक तरह से वैज्ञानिकों के हाथ में रखने की नींव रखी। अब कोई भी अपनी बात को तर्क की कसौटी पर परख सकता था। तो तर्क से हमें सही सोचने का तरीका मिला, लेकिन अरस्तू के लिए ये काफी नहीं था। उन्हें यह भी जानना था कि सही जीने का तरीका क्या है। हाँ, और यहीं से उनका नीतिशास्त्र, उनका गोल्डन मीन का सिद्धांत सामने आता है। बिल्कुल। गोल्डन मीन का मतलब है दो अति के बीच का वांछनीय मध्य मार्ग। दो अति के बीच। हाँ, एक अति होती है अधिकता की और दूसरी कमी की। जैसे साहस एक गुण है, इसकी एक अति है लापरवाही, मतलब अंधाधुंध जोखिम लेना, और दूसरी अति है कायरता। अरस्तू के अनुसार सच्चा साहस इन दोनों के बीच का संतुलन है। और इसी संतुलन को अपनाकर इंसान यूडेमोनिया हासिल कर सकता है। यूडेमोनिया? और यूडेमोनिया का मतलब सिर्फ खुशी तो नहीं है? नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यूडेमोनिया का अनुवाद अक्सर खुशी कर दिया जाता है, पर यह अधूरा है। तो इसका असली मतलब क्या है? यूडेमोनिया का असली मतलब है मानव का सर्वोत्तम विकास, या कहिए एक सार्थक जीवन जीना। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, अपने गुणों को पहचानना और उन्हें अपने जीवन में उतारना। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये करने की चीज है। लेकिन क्या ये गोल्डन मीन का सिद्धांत हर स्थिति में लागू होता है? मतलब क्या न्याय या ईमानदारी जैसी चीजों में भी कोई मध्य मार्ग हो सकता है? क्या आप थोड़े से बेईमान या थोड़े से अन्यायी हो सकते हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है, और अरस्तू ने इस पर भी विचार किया था। उन्होंने साफ कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें कोई मध्य मार्ग नहीं होता, वे अपने आप में ही बुरी होती हैं। जैसे हत्या, चोरी या ईर्ष्या। आप संतुलित तरीके से चोरी नहीं कर सकते। इन मामलों में गोल्डन मीन का सवाल ही नहीं उठता, ये हर हाल में गलत है। तो ये सिद्धांत गुणों पर लागू होता है, अवगुणों पर नहीं। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था। अब आते हैं विज्ञान पर। हमारे स्रोत उन्हें शायद पहला वास्तविक वैज्ञानिक कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान है। क्योंकि उन्होंने अवलोकन और अनुभवजन्य शोध, मतलब एम्पेरिकल रिसर्च पर बहुत जोर दिया। और यहीं उनका प्लेटो से सबसे बड़ा अंतर फिर से दिखता है। कैसे? प्लेटो की ये असली दुनिया विचारों की दुनिया थी। ये भौतिक दुनिया तो गुफा की दीवार पर नाचती परछाइयों जैसी थी। लेकिन अरस्तू के लिए ज्ञान की शुरुआत इसी दुनिया को, इन्हीं पौधों और जानवरों को, इन्हीं पत्थरों को ध्यान से देखने से होती थी। उन्होंने जानवरों को उनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया। स्रोत में एक अद्भुत तथ्य है कि उन्होंने जलीय स्तनधारियों जैसे डॉल्फिन और मछलियों के बीच का अंतर बता दिया था। ये तो कमाल है ना? उस समय बिना किसी आधुनिक उपकरण के। हाँ, सिर्फ देखकर ये बता पाना कि डॉल्फिन मछली नहीं है बल्कि एक स्तनपायी है, ये उनकी गहरी अवलोकन शक्ति को दिखाता है। बिल्कुल। उन्होंने देखा कि डॉल्फिन हवा में सांस लेती है जबकि मछलियां गलफड़ों से। उन्होंने देखा कि डॉल्फिन जीवित बच्चों को जन्म देती है जबकि मछलियां अंडे देती हैं। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक पूरी पद्धति है। ध्यान से देखो, तुलना करो, वर्गीकृत करो। और ये काम उन्होंने सैकड़ों प्रजातियों के साथ किया। जी, और उनका ये काम लगभग 2000 साल तक जीव विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना रहा। ये सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं था, है ना? उन्होंने तो हर चीज को वर्गीकृत करने की कोशिश की। हाँ, उनका लक्ष्य शायद पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान को व्यवस्थित करना था। उन्होंने तर्क के नियम बनाए, फिर प्रकृति के नियम समझने की कोशिश की, और फिर इंसान और समाज के नियमों की ओर बढ़े। और इसी से हम उनके अगले बड़े विचार पर आते हैं, राजनीति। उन्होंने कहा था कि इंसान एक राजनीतिक जानवर है, ज़ून पॉलिटिकॉन। जी। जब मैं सुनता हूं इंसान एक राजनीतिक जानवर है, तो मुझे आज की नकारात्मक राजनीति का ख्याल आता है, जिसमें सिर्फ सत्ता का खेल होता है। क्या अरस्तू का मतलब यही था? नहीं, उनका मतलब इससे कहीं ज्यादा गहरा था। उनके कहने का मतलब ये था कि इंसान स्वभाव से एक सामाजिक प्राणी है, जो एक समुदाय या पोलिस यानी शहर राज्य में रहने के लिए बना है। अच्छा। हमारा असली विकास, हमारी नैतिकता का प्रदर्शन और हमारा यूडेमोनिया मतलब सार्थक जीवन, वो इसी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में संभव है।
तो क्या इसका मतलब यह है कि एक अकेला समाज से कटा हुआ इंसान कभी भी एक अच्छा या पूरा इंसान नहीं बन सकता? अरिस्टो के अनुसार नहीं। वो कहते थे कि जो व्यक्ति समाज के बाहर रह सकता है वो या तो जानवर होगा या देवता, इंसान नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाषा, तर्क, न्याय, नैतिकता, इन जैसी मानवीय चीजों का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप अकेले हैं। आप किसके साथ न्याय करेंगे, किससे बात करेंगे? इंसान का इंसान बनना समाज के अंदर ही होता है। और समाज में रहने के लिए संवाद करना जरूरी है। बिल्कुल। और यहीं पर उनकी किताब रिटोरिक और अनुनय के वो 3 तरीके आते हैं, ईथोस, पैथोस और लोगोस। जी, लोगों से तर्क, आपकी बात में कितना दम है, कितने तथ्य हैं। पैथोस है भावना, आप सुनने वालों की भावनाओं को कैसे छूते हैं। और ईथोस है वक्ता का चरित्र, उसकी विश्वसनीयता। हाँ बिल्कुल। अरेस्टो का मानना था कि सबसे प्रभावी संवाद तब होता है जब इन तीनों का सही संतुलन हो। ये सुनकर तो मुझे अपने ही जीवन के बारे में सोचना पड़ रहा है। चाहे ऑफिस की प्रेजेंटेशन हो, दोस्तों से बहस हो या सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट, हम सब हर समय इन तीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हम अपनी विश्वसनीयता बनाते हैं, मतलब ईथोस, कहानी सुनाकर भावनाएं जगाते हैं, पैथोस, और डेटा देकर तर्क करते हैं, लोगोस। ये 2500 साल बाद भी उतना ही सच है। हाँ, और अरस्तु ने इन तीनों का विश्लेषण किया था। उन्होंने समझाया कि कब कौन सा तरीका ज्यादा प्रभावी होता है और एक अच्छा वक्ता इन तीनों का संतुलन कैसे बनाता है। ये सिर्फ भाषण देने की कला नहीं थी, ये मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ थी। इतना सब कुछ करने के बाद उनका अंत कैसा रहा? इतने महान विचारक का जीवन मुझे नहीं लगता शांति से समाप्त हुआ होगा। दुर्भाग्य से नहीं। सिकंदर की मृत्यु के बाद एथेंस में मैसेडोनिया विरोधी भावनाएं भड़क उठीं। और अरस्तु का संबंध मैसेडोनिया से था? जी, उनका संबंध शाही परिवार से था, इसलिए वे भी शक के घेरे में आ गए। उन पर अधर्म का आरोप लगाया गया, ठीक वैसा ही जैसा एक पीढ़ी पहले सुकरात पर लगाया गया था। तो सुकरात जैसे हश्र से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? इस दस्तावेज में एक बहुत शक्तिशाली बात लिखी है। उन्होंने ये कहते हुए एथेंस छोड़ दिया कि मैं एथेंस वासियों को दर्शन के खिलाफ दूसरी बार पाप करने का मौका नहीं दूंगा। ये सुकरात की मृत्यु का सीधा संदर्भ था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि उस दौर में राजनीति और दर्शन के बीच का रिश्ता कितना तनावपूर्ण और खतरनाक हो सकता था। और फिर वे अपनी मां की पारिवारिक संपत्ति पर चले गए, लेकिन अगले ही वर्ष 322 ईसा पूर्व में प्राकृतिक कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। उनका जीवन ज्ञान की खोज में बीता, लेकिन उसका अंत राजनीतिक उथल-पुथल के साये में हुआ। तो अरस्तु के इस पूरे सफर से हम क्या सीखते हैं? वो सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जीव विज्ञानी, एक तर्कशास्त्री, एक राजनैतिक विचारक और शायद दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनाइजर थे। उन्होंने ज्ञान को बिखरी हुई चीजों से निकालकर उसे श्रेणियों में बांटा। बिल्कुल। उन्होंने हमें सिखाया कि ज्ञान सिर्फ अमूर्त विचारों में नहीं है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को ध्यान से देखने, उसे वर्गीकृत करने और समझने में है। उन्होंने तर्क की भाषा दी, नैतिकता का संतुलन सिखाया और समुदाय के महत्व को समझाया। उनकी विरासत इतनी विशाल है कि पश्चिमी बौद्धिक परंपरा की लगभग हर शाखा में उनकी छाप मिलती है। हाँ। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि उनके जो भी लेख आज मौजूद हैं वो ज्यादातर उनके लेक्चर नोट्स या ड्राफ्ट पांडुलिपियां हैं। जी, ये एक अविश्वसनीय तथ्य है। मतलब ये वो पॉलिश की हुई किताबें नहीं थी जो उन्होंने प्रकाशन के लिए लिखी हों। नहीं, उनका पूरा काम तो शायद इससे कहीं ज्यादा विशाल रहा होगा। हम जो जानते हैं वो तो बस एक झलक है, शायद उनके क्लासरूम के नोट्स। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके मूल विचारों की गहराई और विस्तार कितना रहा होगा। हम शायद उस हिमखंड का सिरा ही देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। अरस्तु ने किसी को अपनी बात मनवाने के 3 तरीके बताए। एथोस यानी आपकी विश्वसनीयता, पैथोस यानी श्रोताओं की भावनाएं, और लोगोस यानी आपका तर्क। हाँ। आज की दुनिया में जहां हम हर तरफ से सूचनाओं, खबरों, राजनीतिक भाषणों और विज्ञापनों से घिरे हैं, ये सोचना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन सा तरीका हम पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा सवाल है। जब हम कोई चीज खरीदते हैं, किसी नेता को वोट देते हैं या किसी खबर पर यकीन करते हैं, तो क्या हम तर्कों यानी लोगोस से प्रभावित होते हैं, या हमारी भावनाओं को उकसाया जाता है यानी पैथोस, या हम सिर्फ उस व्यक्ति या ब्रांड की विश्वसनीयता इथोस के आधार पर फैसला ले रहे होते हैं। और इन तीनों में से हम खुद को किसके प्रति सबसे ज्यादा कमजोर पाते हैं? बिल्कुल सोचने वाली बात है।